हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बेटा जी, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और ये टॉपिक जो है मेंडलवाद, और इसमें जो जैव विकास कैसे हुआ, लैमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, इन सारी बातों को कवर अप करेगा। इसके हम लोग 3 क्लास लेंगे। आज इसका हम लोग बेसिक समझेंगे, कल मेंडल के नियम कायदे से पूरा खत्म करेंगे, और परसों की क्लास में जो तीसरी क्लास होगी उस दिन जैव विकास को खत्म कर देंगे। इन 3 क्लास के अंदर आपको पूरी तरीके से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो चौथी क्लास आएगी वो इसके एमसीक्यू की होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। ये आप लोगों का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, और अगर उस तरह से देखा जाए तो जनन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से। और अगर आप लोग भारती भवन पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं या और कोई पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें सेपरेट अलग अलग बुक है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, तो वहां पर आप लोगों को ये लास्ट चैप्टर मिलेगा। बायोलॉजी का हम लोग आखिरी चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एक चैप्टर वहां बचा हुआ है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक लेसन बचा हुआ है आपका फिजिक्स में। यानी टोटल 2 लेसन और बचे हुए हैं। बाकी पूरा सिलेबस लगभग आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। बहुत बढ़िया, शानदार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। फिलहाल आज हम लोग देखने वाले हैं कि आनुवांशिकता क्या है, कैसे होती है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें। तो फिलहाल मैं मनीष शुक्ला वेलकम करता हूं इस प्यारी सी क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का, अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिहार बोर्ड विद्याकुल। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, लेकिन आप लोग उसके लिए पूरी तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आगे बढ़ते रहिए, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिकता होती क्या है, एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ। क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं आपको अगर बताऊं तो जरा ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई फादर है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और ये मदर हैं, ठीक है, और इन फादर और मदर के क्रॉस से नई जनरेशन या न्यू चाइल्ड या न्यू बेबी का जन्म होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनके भी कोई फादर मदर रहे होंगे, इनके भी कोई फादर मदर रहे होंगे। उन फादर मदर का कैरेक्टर इनके पास आया, इनके फादर मदर का कैरेक्टर इनके पास आया, और अब जब ये फादर मदर बन रहे हैं तो इनका कैरेक्टर इनके चाइल्ड में आ रहा है। ये जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, ये जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, इस लक्षण को क्या बोला गया? आनुवांशिक लक्षण बोला गया। आनुवांशिक लक्षण बोला गया। और इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वही क्या कहलाया बेटा जी? वही आनुवांशिकता कहलाया। बताओ, ये बात क्लियर हो गई क्या? समझ में आ गई बात? मैंने कहा कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और उनका यह गुण यानी ट्रांसफर होने का गुण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। गॉट इट? कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया पूरी तरीके से। एक चीज और समझते हैं, एक शब्द और मिलता है, विभिन्नता। ध्यान से सुनिएगा, दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्नता को वैसे तो हम लोगों ने समझा था जनन वाले चैप्टर में, यहां भी एक छोटा सा उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है विभिन्नता। आप हमको बताना ध्यान से सोच समझ के कि अगर कोई फादर है, अगर कोई मदर है, तो क्या कोई इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा यानी जो इनका चाइल्ड होगा, क्या ये पूरी तरीके से अपने पिता के समान हो सकता है क्या?
मूवी की बात छोड़ दीजिए, वहां खेसारी लाल यादव का लड़का खेसारी लाल यादव पैदा हो सकता है, मिथुन चक्रवर्ती का मिथुन चक्रवर्ती हो सकता है, अमिताभ बच्चन का डॉन 2 हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ना तो वो अपनी पूरी तरीके से अपने फादर के जैसा हो सकता है, ना तो वो पूरी तरीके से अपनी मदर के जैसा हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इंसान की औलाद है तो इंसान ही पैदा होगा, ये 100% सही है, लेकिन बिल्कुल इसका डिट्टो कॉपी नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। और इसी को बोला गया क्या? विभिन्नता। क्या बोला गया? विभिन्नता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? अगर पेड़ बोए हैं बबूल का तो कांटा ही मिलेगा, बबूले मिलेगा, आम उसमें से नहीं फर सकता है। ये तो बात सत्य है, लेकिन वो जो पौधा बना वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने फादर या मदर के जैसा हो, ये संभव नहीं है। गॉट इट? आइए अब अपनी कहानी को स्टार्ट करेंगे इस शब्द के साथ। क्या है भैया? एक शब्द है अनुवांशिकता, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? एक ब्रांच है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स को, स्थानांतरित होने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अनुवांशिक लक्षण जो होते हैं या जो ये अनुवांशिकी है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अनुवांशिकता या वंशागति क्या है? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, मतलब वो लक्षण जो जाएंगे ही जाएंगे और अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे, वो अनुवांशिकता हो गई। विभिन्नता या विविधता क्या कहती है? यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। असमानता का मतलब मैंने कहा ना, बिल्कुल डिट्टो अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो माताजी से मिलेगा तो पिताजी से नहीं, पिताजी से मिलेगा तो माताजी से नहीं, और उन दोनों का वो कॉम्बो होगा। डन? डन। उसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या? विभिन्नता। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये विभिन्नता दो तरह की होती है। पहली विभिन्नता को बताया गया शारीरिक विभिन्नता। क्या बताया गया जी? शारीरिक विभिन्नता। पहली विभिन्नता किस रूप में जानी गई? यहां मैं इसको बता दूं, दो तरह की विभिन्नता होती है। एक को बोला जाता है शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता, और एक को बोला जाता है लैंगिक विभिन्नता। ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं शारीरिक विभिन्नता क्या है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता, यह शारीरिक कोशिकाओं में आती है, यानी कोशिकाओं की शारीरिकी में जैसी कोशिकाएं हैं वैसी ही कोशिकाएं होंगी। ठीक है, उन कोशिकाओं में अगर कोई विभेदन हो रहा है, उन कोशिकाओं में अगर किसी प्रकार की विभिन्नता आ रही है, तो उसे शारीरिक विभिन्नता कहेंगे। और ये एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि मैंने खूब बॉडी वॉडी बनाई, अपना जिम वम करके एकदम बढ़िया अपने आप को फौलाद बनाया, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर मेरी बॉडी बहुत बढ़िया है, मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग हूं, तो मेरा होने वाला लड़का भी पूरी तरीके से मेरे जैसा स्ट्रांग होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का अर्जित किया हुआ है, ये ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो आगे के जैव विकास जो होने वाला है उसमें इसका कोई योगदान नहीं होता, क्योंकि ये मेरा खुद का है, ये मेरे जीन में नहीं है, ये मेरे खुद की गई अर्जित कमाई है। मैंने इसको कमाया है अपने शरीर को, मैंने इसको बॉडी बनाया, पूरा जिम पहलवानी कर करके ऐसे जैसे तैसे। ठीक है, अगर मैं 10 घंटा 12 घंटा पढ़ करके खूब बड़ा आईएएस अधिकारी, डीएम, कलेक्टर जो भी बन गया, ये गारंटी नहीं है कि मेरा लड़का भी इतना ही बुद्धिमान हो जितना कि मैं हूं। और ये कैसी विभिन्नता होगी? तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता होगी। डन?
आगे कहते हैं इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इसको मैंने अर्जित किया है, खुद से अर्जित किया है, इसलिए लक्षण क्या कहलाएंगे? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण क्या है भैया? कानों में छेद करना। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो है, देखा भी होगा कि जो घर में लड़कियां होती हैं उनके छोटी उम्र में ही कान छेद दिए जाते हैं, नाक छेद दी जाती है, लेकिन वो अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में बिल्कुल वैसा ही नहीं आता। जो लड़की पैदा होगी उसकी, या जो लड़का पैदा होगा उसके कान छिदे हुए नहीं रहेंगे। एक और लिखा है कुत्तों में पूंछ काटना। डाबरमैन और पता नहीं कौन कौन सा कुकुर होता है, उसका पूंछिया काट दिया जाता है बचपन में, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं उनमें भी पूंछ होती है। तो ये जो पूंछ काटा गया वो उसके शरीर का हिस्सा थी, उसके जीन का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, तो ये रही भैया शारीरिक कोशिका विभिन्नता। दूसरा आता है जनन कोशिका विभिन्नता या लैंगिक कोशिका विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि यह जनन कोशिका में आती है, यानी जो युग्मक बनते हैं। युग्मक मैंने बताया था, जैसे ह्यूमन बॉडी में कौन सा युग्मक बनता है? स्पर्म बताए हैं। फीमेल बॉडी में कौन सा बनता है? एग, यानी अंड कोशिका। तो उन युग्मकों में ये अगर आएगा तो जनन कोशिका विभिन्नता कहलाएगा। ठीक है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। जैव विकास में ये सहायक होता है, क्योंकि हमसे हमारे बच्चे में जाएगा, उससे उसके बच्चों में जाएगा, उससे उनके बच्चों में, और ये क्या रहेगा भैया? जैव विकास में अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है साहब, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। उदाहरण क्या है? मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई, जो हाइट है, ठीक है, ये मैच करती है। तो मुझे लगता है ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ें आगे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी है भैया? अब जो विभिन्नताएं आती हैं वो दो रूपों में दिखाई पड़ती हैं। दो रूप कौन कौन से हैं? अलैंगिक जनन के द्वारा जो विभिन्नता होगी उसमें बहुत कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अलैंगिक जनन से जीव बनते हैं, अलैंगिक जनन से जो जीव बनते हैं वो क्लोन कहलाते हैं और बिल्कुल अपने माता पिता के जैसे होते हैं। पौधों का केस, छोटे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका कोश, उनका केस हमने पढ़ा था। अमीबा के बारे में पढ़ा हमने, हाइड्रा के बारे में पढ़ा था हमने, राइजोपस के बारे में पढ़ा था हमने, ये सारी चीजें। इसमें डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। अगर कोई डीएनए प्रतिकृति हो रही है, उस समय कोई प्रॉब्लम हो गई तो विभिन्नता उत्पन्न होगी, वरना जनरली नहीं होती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन विभिन्नता जो आती है वो विविधता अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। किस तरह के जनन में? लैंगिक जनन में। दूसरा, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, म्यूटेशन द्वारा, इन सब के द्वारा ये लैंगिक जनन की विभिन्नता दिखाई पड़ती है। अब ये क्रॉस क्या है? क्रॉस का मतलब आप सीधा सीधा यूं समझिए, मेल बॉडी से स्पर्म का और फीमेल बॉडी से ओवम का निकल करके मिलना, ये क्रॉस है, जिसको आप लोग फर्टिलाइजेशन या निषेचन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, उसी तर्ज पे रखिएगा। गुणसूत्र का क्रोमोसोम, अब सुन लीजिए इसका मतलब क्या है कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो इन युग्मकों के निर्माण के समय मैंने बताया था एक प्रक्रिया चलती है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहा गया था। क्या कहा गया था जी? अर्धसूत्री विभाजन कहा गया था। अब अर्धसूत्री जब विभाजन होता है ना, तो उसमें क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं क्या? सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। और उस सिनेप्सिस में क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम आपस में इस प्रकार से मिक्स हो जाते हैं, एक का कैरेक्टर दूसरे पे इस प्रकार से ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होती है, और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इसका जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो इस पे आ जाता है और इसका गुण इस पे चला जाता है। और इस प्रकार से जो नया, अब जब फिर ये अलग हो जाएंगे तो जो नया गुणसूत्र बनता है वो पुराने जैसा नहीं होता, दोनों का कैरेक्टर मिला जुला रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अगर किसी के डीएनए में, किसी के जीन में अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो उसे म्यूटेशन कहते हैं।
इस म्यूटेशन को आप लोग फिर क्लास 12th में पढ़ोगे। दो तरह का म्यूटेशन होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव म्यूटेशन, एक को बोलते हैं नेगेटिव म्यूटेशन। और पॉजिटिव म्यूटेशन अच्छा माना जाता है, नेगेटिव म्यूटेशन खराब माना जाता है। जैसे आपने पेपर में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा कि फलाने के यहाँ लड़का पैदा हुआ और उसकी पूंछ थी, अक्सर ऐसा पढ़ने को मिल जाता है। तो ये नेगेटिव म्यूटेशन है, क्योंकि हम अपनी पीढ़ी में पीछे की ओर जा रहे हैं, है ना। किसी के लिए ऐसा आपने सुना कि उसकी जो है नाक सूंड की तरह लंबी थी, तो ये नेगेटिव म्यूटेशन है, ठीक है। पॉजिटिव म्यूटेशन क्या है कि कोई पैदा हो और उसका जो दिमाग हो वो चाणक्य की तरह हो, ये पॉजिटिव म्यूटेशन है, समझ गए। हाँ, इसी को उत्परिवर्तन बोलते हैं। उसके बाद विभिन्नता से क्या लाभ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ क्या बताया गया भैया, उष्णता को सहन करने की क्षमता, जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यानी कि जैसे आप इसको अभी पॉइंट को छोड़िए, आप ऐसे समझिए इसको, पहले के टाइम पे जो टेम्परेचर हुआ करता था गर्मी के दिनों में, वो 35-40 के आसपास जाता था। लोग मानते थे ऐसा कि अगर 40 पार हो गया टेम्परेचर तो आदमी मरने लगेगा। लेकिन अभी गर्मी बीती है और आपने देखा कि 47-48 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारा शरीर जिंदा रह पाया। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने धीरे धीरे अपने अंदर क्या किया है, विभिन्नता के द्वारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, एक अच्छी चीज डेवलप की है, और उस अच्छी चीज का नाम दिया गया क्या, उष्णता को सहन करने की क्षमता। हम गर्मी से अपने आप को बचा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। धीरे 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 परिवर्तन होता जा रहा है, और ये परिवर्तन बहुत दिनों के बाद लाखों करोड़ों साल के बाद एक नए जीव के निर्माण में भाग लेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे एक माना जाता है, कॉन्सेप्ट दूं आपको कि हमारे ऐसे 5-5 उंगलियां हैं, ठीक है। अब ये अंगूठा और कानी उंगली छोटी हो रही है धीरे धीरे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये लॉन्ग लास्टिंग पीरियड में, बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे कानी उंगली क्या होती जाएगी, गायब होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये कानी उंगली खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी आपके शरीर से, ठीक है। और उस समय पे जो नया इंसान बनेगा, जो नए इंसान की कैटेगरी आएगी, उस इंसान को फ्यूचर मानव कहा गया है, भविष्य का मानव कहा गया है, और वो अभी नहीं कई सालों के बाद कभी आएगा, वो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मेंडल साहब का, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको भी। देखिए, मेंडलवाद की थियरी है, क्या कहती है, कैसे कहती है, हर बात को धीरे धीरे समझेंगे। उसका पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, कल मेंडलिज्म की असली चर्चा होगी। देखिए, मेंडल एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। मेंडल क्या थे, वैज्ञानिक थे, और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जिस पौधे पर किया, उस पौधे को नाम दिया गया, कौन सा पौधा था वो, मटर का पौधा। इसका बॉटनिकल नाम आपसे पूछा जाएगा। बॉटनिकल नाम का मतलब होता है इसका वनस्पतिक नाम, वनस्पतिक नाम पूछा जाएगा। याद रखना इस चीज को बच्चा जी, याद रखना, इसका नाम क्या है, पिजम सैटिवम। क्या नाम है इसका, पिजम सैटिवम। पूछा जाएगा कि मटर का वनस्पतिक नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, पिजम सैटिवम नाम है इसका, ठीक है। पिजम सैटिवम नाम है। जो इंग्लिश वाले होंगे उसको कैसे लिखते हैं, इंग्लिश वाले इसको कैसे लिखेंगे भैया, पिजम सैटिवम, ठीक है, पिजम सैटिवम। मेंडल ने इसी मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया, मैं कुछ कहानी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा, तब आपको और अच्छा लगेगा। क्या कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मेंडल क्या थे, मेंडल के बारे में थोड़ी सी कहानी मैं बता दूं आपको कि मेंडल पेशे से पादरी थे। पेशे से क्या थे, पादरी थे। पादरी कौन होते हैं,
जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं, है ना, और इस्लाम में जो है वो मौलाना साहब होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो उसी प्रकार से चर्च में जो पूजा पाठ कराते हैं उनको बोला गया पादरी। ठीक है। अच्छा साहब, वास्तव में इनकी जो डिग्री थी, इन्होंने डिग्री जो प्राप्त किया था वो मैथमेटिक्स में प्राप्त किया था और प्रकृति में प्राप्त किया था। प्रकृति विज्ञान में इनकी डिग्री थी, मैथमेटिशियन भी थे ये, प्रकृति विज्ञान में इनकी डिग्री थी। अच्छा साहब, जब ये पादरी थे तो आपने देखा होगा जैसे ये चर्च होती है ना, चर्च कुछ इस प्रकार से चर्च होती है ना, ये मान लेते हैं कोई चर्च है। तो चर्च जब आपने देखी है तो चर्च के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, जिस बीच में कहीं चर्च होती है और उसके चारों तरफ एरिया में बहुत सारी फुलवारी, थोड़े जमीन होती है जिसमें पौधे वौधे लगे होते हैं, है ना। तो वहीं पे इन्होंने मटर के पौधे लगाए और उस पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है। इसलिए इस मटर को नाम दिया गया गार्डन पी। क्या नाम दिया गया? गार्डन पी, यानी कि उद्यान मटर। उद्यान माने होता है बगीचा, उद्यान मटर का नाम दिया गया। ठीक है, उद्यान मटर। और इस उद्यान मटर के लिए उन्होंने 6 से 7 साल का समय लिया। कितने दिन एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? 6 to 7 ईयर्स। 6 से 7 साल इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? देखिए, सबसे पहले मटर में इन्होंने क्या निकाला, तो 7 ऐसे लक्षण निकाले जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या थे? डिफरेंट थे। जैसे मैं कहूं कि एक लक्षण लिया लंबाई का, एक लक्षण लिया किसका? लंबाई का। अब लंबाई में 2 चीजें होती हैं, या तो वो लंबा होगा या तो बौना होगा। जैसे मैं कहूँ तो पौधे की ऊंचाई, तो पौधे की ऊंचाई, एक ऊंचाई ये हो गई, एक ऊंचाई ये हो गई। तो इस प्रकार से फूल का रंग, एक फूल पर्पल कलर का होता है, एक फूल सफेद रंग का होता है। मटर की बात करें तो 2 तरह के फूल हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 लक्षण लिए जिसमें 2-2 की गणना की जा रही थी। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है फली का रंग। फली माने मटर में जो फली बनती है, मटर में जो फली, छेमी जिसको कहते हैं, तो छेमी 2 रंग की आती है। एक आती है हरे रंग की, एक आती है थोड़े पीले रंग की। ठीक है, तो जो हरा रंग है उसको बोला उन्होंने प्रभावी। प्रभावी क्या है बताएंगे। और दूसरा रंग होता है इसमें अप्रभावी। ठीक है, फिर आया फली की आकृति। आकृति मतलब कुछ फूली हुई होती है, कुछ चपटी होती है। तो एक लिखा है फूली हुई, दूसरा लिखा है सिकुड़ी हुई। तीसरा बीज का रंग, जो मटर का बीज होता है वो 2 कलर में आता है, हरे रंग में और पीले रंग में। तो जो पीला वाला रंग था वो उसका प्रभावी लक्षण था और हरा वाला रंग कैसा था? अप्रभावी लक्षण था। अगला लिया है बीज की आकृति। एक बीज ऐसा होता है जो बिल्कुल चिकना होता है कि अगर फर्श पे उसको डाल दिया जाए आप चल नहीं सकते, इतना चिकना होता है वो, है ना। और एक होता है जो झुर्रीदार होता है, तो ये लिखा है गोल और क्या है भैया? झुर्रीदार। सेम पुष्प का रंग या तो बैगनी रंग का होगा या तो श्वेत रंग का होगा। ज्यादातर जो प्रभावी माना जाता है वो कौन सा? बैगनी रंग का है। ठीक है, पुष्प की स्थिति, पुष्प 2 जगह लगता है पौधे में। एक तो जैसे मान लीजिए कि ये मटर का पौधा है ना, मान लेते हैं कि ये मटर का पौधा है, तो एक फूल कैसे लगेगा? एक फूल लगेगा इसका इस जगह पे, टिप पे, इस प्रकार से। या कोई दूसरा पौधा होगा तो उसमें इस प्रकार से वो साइड में लगेगा पुष्प। कहाँ लगेगा जी? साइड में कहीं ऐसे लगेगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन ये हो गई, या तो फूल पुष्प पे ऊपर लगेगा या तो कहीं साइड में लगेगा। इन्होंने क्या बताया कि या तो अक्षीय हो अक्षीय का मतलब क्या है? किसी अक्ष पे, और या तो क्या होगा? अग्रस्थ होगा, अग्रभाग पे। ठीक है, अगला उन्होंने लिया पौधे की लंबाई, या तो पौधा लंबा होगा या तो पौधा बौना होगा। तो इस प्रकार से टोटल 7 लक्षण लिए थे मेंडल ने, और इन लक्षणों को आधार मानकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ये 7 लक्षण आपको याद रखने हैं, कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है, ये सारी बात भी आपको दिमाग में रखनी है। पक्की बात है क्या? बताओ, पक्की बात है क्या? कर लेंगे इसको, कर लेंगे इसको, ये 7 के 7 लक्षण बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, स्टार लगा करके, कि मेंडल ने मटर का ही चुनाव क्यों किया।
तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। जो 7 के 7 लक्षण बताए गए वो कायदे से हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई जीन के अंदर है, सबको हम आसानी से देख सकते हैं किसमें कौन सा बदलाव हो रहा है, कौन छोटा हो रहा है, कौन बड़ा हो रहा है, फूल अभी ऐसा था अभी ऐसा हुआ, तो ये सब कुछ हम देख सकते हैं। पहला पॉइंट तो इसलिए लिया उन्होंने। दूसरा, इसका जीवन काल छोटा होता है। छोटा जीवन काल का मतलब आप देखते होंगे कि जो मटर की बुआई होती है वो लगभग नवंबर के आसपास होती है ना, अक्टूबर लास्ट नवंबर के आसपास होती है, ठीक है। अच्छा, और उसकी कटिंग कब हो जाती है, तो आप देखते हैं अप्रैल के पहले ही उसको, जैसे होली खत्म होती है चैता शुरू हो जाता है और चैत में ही जो मटर कट जाती है। तो टाइम पीरियड कितना लिया इसने, 2 से 2.5 महीने 3 महीने का टाइम लिया इसने, ठीक है साहब। अच्छा जी, अगला, इसमें दोनों तरह के परागण कराए जा सकते हैं। स्वपरागण ये खुद कर लेता है और ये कराया जा सकता है आपके द्वारा कृत्रिम तरीके से, पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है, यानी दोनों काम आसानी से हो सकते हैं। स्वपरागण वो खुद ही कर लेगा और पर परागण आप चाहें तो करा सकते हैं। कैसे, सब आगे है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। आप देखेंगे एक एगो छेमी आजकल आ रहा है, उसमें 12-12 14-14 गो दाना लगा रहता है। गोल्डेनवा में 12 गो दाना, एक को दाना कम हुआ आप जा करके क्लेम कर दीजिए कि आप बोले थे 12 दाना का 10 गो दाना आ गया। तो बीज के लिए भी आप स्वतंत्र रहेंगे कि उसमें अनेक बीज बनते हैं, तो इसलिए मटर का उन्होंने चुनाव किया। अब बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। जब केवल और केवल ध्यान में रखें एक लक्षण ही, जैसे हमने चुन लिया कि हम किसी चीज को अलग कर रहे हैं, किस आधार पे, मान लो कि भीड़ है कोई, मैंने सिर्फ एक आधार मान लिया, शिक्षा, जो शिक्षित है एक लाइन में खड़ा हो जाए, जो अशिक्षित है एक लाइन में खड़ा हो जाए, ठीक है। तो अगर एक ही लक्षण को ध्यान रखा जाए तो उस क्रॉस को क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके अगर क्रॉस कराया जाए तो उसे कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण। लेकिन अगर 2 लक्षण ले लिए जाए, जैसे मैंने इसके लिए ले लिया, मान लीजिए लंबाई, ठीक है, तो लंबाई में 2, एक पौधा या तो लंबा होगा और एक पौधा या तो बौना होगा, ठीक है। तो एक ही लक्षण को लिया, लेकिन मैं दूसरा एक और अगर लक्षण लूं, ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने कहा कि पौधे का जो बीज है वो पीला रंग का होना चाहिए, पीले रंग का होना चाहिए। तो इस आधार पे दूसरा रंग क्या मिलेगा, हरा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पीले वाला बीज होगा वो चिकना होगा या गोल होगा, चिकना या फिर गोल होगा, जबकि जो हरा वाला बीज होगा वो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा, ठीक है। तो 2 लक्षण ले लिया मैंने और दोनों लक्षण से मुझे 4 चीजें मिली। एक लक्षण लिया मैंने ऊंचाई, ऊंचाई से मुझे सिर्फ 2 चीजें मिली, या तो वो लंबा होगा या तो बौना होगा, बात खत्म। तो सिर्फ एक ही अगर लक्षण को देख के क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या कहेंगे, एकल क्रॉस, एकल संकरण। लेकिन अगर 2 बातों को लेकर के क्रॉस कराया जाए, 2 चीजों को ध्यान में रखें, तो उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकरण, ठीक है। द्विसंकरण हम लोग नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा है, मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो इसे एकल संकरण कहा जाता है, जैसे लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण, ठीक है। तो ये कहानी रही भैया, और हम लोग एकल संकरण कराएंगे कल से स्टार्ट करेंगे। कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, उन बातों को ध्यान रखेंगे कि जितना भी आज की क्लास में कराया गया ये सब कुछ आप तैयार किए रहिएगा, और कल यहीं से हम लोग कहानी को